हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 12 की जो आपकी इंग्लिश की इलेक्टिव बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 फ्रीडम। और ये आपका नॉन फिक्शन सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1, 2 एंड 3। तो आज स्टार्ट करूँगी मैं अपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 1। ओके, अबाउट द ऑथर, लेट्स रीड अबाउट द ऑथर कि चैप्टर के ऑथर कौन है, फिर हम इंट्रोडक्शन समझते हैं। सो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बोले तो GB शो, द पिक्चर विच यू कुड सी ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। इनका बर्थ ईयर 1856 में हुआ था और डेथ ईयर 1950 में हुई थी। तो जो GB शॉ हैं वो एक ड्रामेटिस्ट हैं, यानी ड्रामाज इन सबको इन्होंने काफ़ी ड्रामास करे हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं। और ये एक क्रिटिक रह चुके हैं। क्रिटिक यानी वो इंसान जो अच्छे म्यूज़िक का या अच्छी बुक्स के बारे में या अच्छी मूवीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं कि अच्छी है ये बुक या ये मूवी या बुरी है, अच्छा बुरा सब कुछ अपने ओपिनियंस देते। तो ये क्रिटिक थे। His work as a London newspaper critic of music and drama resulted in the quintessence of Ibsenism. अब इन्होंने लंदन न्यूज़पेपर के लिए काम किया है और उनके क्रिटिक के तौर पे उन्होंने काम किया है। ये अलग अलग म्यूज़िक और ड्रामास के बारे में बताते थे इस न्यूज़पेपर में काम करके कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। और इस वजह से इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द क्विंटेसेंस ऑफ इब्सेनिज्म। इनके जो फेमस प्ले हैं जिसमें इन्होंने ड्रामा किया है सब कुछ, उसमें कौन कौन से प्ले आते हैं? आर्म्स एंड द मैन पहला, दूसरा कैंडिडा एंड मैन, एंड थर्ड है सुपरमैन। ओके, हिज वर्क्स प्रेजेंट अ फियरलेस इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म शुगर कोटेड बाय अ प्रिटेंडेड लाइटनेस ऑफ टोन। अब जो इनका काम है वो काफ़ी फियरलेस है, यानी कि किसी भी बुक, किसी भी म्यूज़िक, किसी भी ड्रामा के बारे में बुरा बोलते हुए इनको कोई डर नहीं लगता। ये क्लियरली अपना व्यू बताते हैं कि ये चीज़ इसमें अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शुगर कोटेड रहता है, यानी अपनी बात तो बोलते ही हैं लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेट बोल के कि हाँ ये बुरा है लेकिन ये अच्छा है, ऐसा करके थोड़ा सा ना सजा के अपनी बुराई देते हैं ताकि सामने वाले को ज़्यादा बुरा ना लगे। और अपनी टोन काफ़ी लाइट रखते हैं, इतनी हार्श नहीं रखते कि सामने वाले को बुरा लगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर ऑथर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, चैप्टर का नाम है फ्रीडम, यानी कि आज़ादी। अब ये जो चैप्टर है ये GB शॉ ने तब लिखा था इंग्लैंड में, जब इंग्लैंड एक ऐसी सिचुएशन में था जहाँ पर स्लेवरी बहुत ज़्यादा हो रही थी। यानी दुनिया के सामने तो इंग्लैंड ऐसा था कि इंग्लैंड जैसे सब पे राज कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इंग्लैंड के जो लोग थे वो शायद आपस में ही एक दूसरे के गुलाम बन के रह गए थे। वहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप आ गया था रिच एंड पुअर लोगों के बीच में। ओके, दूसरी चीज़, ये एक रेडियो ब्रॉडकास्ट था, यानी ये इन्होंने रेडियो पे बोला था, इसके बाद फाइनली इन्होंने इस पर ये लेख लिखा। अब GB शॉ का कहना है इस चैप्टर में कि एक फ्री इंसान कौन है, यानी कि एक आज़ाद व्यक्ति कौन है। तो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक आज़ाद व्यक्ति कौन है। अकॉर्डिंग टू हिम, एक आज़ाद व्यक्ति वो होता है जो जिसकी मर्जी हो, जैसा जिस वो चाहे वो कर सकता है, उसको कोई रोक टोक ना हो। लेकिन ये एक्चुअली में रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो फ्री हो। इनका कहना है कि हम इंसान दूसरों की स्लेवरी यानी गुलामी तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गुलामी, कुछ ऐसी स्लेवरी होती है जो नेचर, ये कुदरत हमसे करवाती है। जो कोई इंसान आके हमसे नहीं बोलता कि आपको ये चीज़ करनी है, लेकिन कुदरत ने ऐसी सिचुएशन बनाई हुई रहती है जो आपको करना ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल नींद, सोना। अगर आपको नींद आ रही है तो आप जहाँ पर भी बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, एक मूवी हॉल में बैठे हो, आप क्लास में बैठे हो या आप खुद एज अ टीचर पढ़ा रहे हो, अगर आपको नींद आ रही है वहीं पे अपनी आंखें बंद हो जाएगी, आप गिर जाओगे लिटरली पढ़ाते पढ़ाते। तो ये एक ऐसा नेचुरल चीज़ है जो कोई आके हमको बोल नहीं रहा है कि आपको सोना है। ये नेचर ने हमको वो चीज़ ऐसी डाली जो ना चाहते हुए भी हमें उनकी गुलामी करनी है, यानी हमें सोना ही है। ओके, तो एक इंसान की गुलामी करने में और नेचर यानी मदर अर्थ, कुदरत की गुलामी करने में क्या डिफरेंस है और एक फ्री इंसान क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आज। काफ़ी इलैबोरेटेड चैप्टर है, एक एक लाइन समझने वाली है, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ओके, so let's begin with the chapter explanation. What is a perfectly free person? Evidently, a person who can do what he likes, when he likes, and where he likes, or do nothing at all if he prefers it. Well, there's no such person, and there can never be any such person. Whether we like it or not, we must all sleep for 1/3 of our lifetime, wash and dress
and undress. We must spend a couple of hours eating and drinking. We must spend nearly as much in getting about from place to place. तो यहाँ पे सवाल से चैप्टर की शुरुआत हुई है कि एक परफेक्टली फ्री पर्सन कौन है, यानी कि एक परफेक्टली आज़ाद व्यक्ति कौन है। तो देखा जाए तो एक ऐसा इंसान जिसको जो कुछ अच्छा लगता है, जब अच्छा लगता है, जहाँ भी जो करने का मन हो, या अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ भी करने का मन नहीं है, उसको लगता है कि मुझे अभी कुछ भी नहीं करना, वो एक परफेक्टली फ्री पर्सन होता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो रियलिटी में ऐसा कोई इंसान होता ही नहीं है। कभी भी नहीं होता कि आप बिल्कुल फ्री हो, आपको कोई काम करना ही नहीं है, चाहे आपको पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। जब हमको नींद आती है तो हमको सोना ही पड़ता है, यानी ये हमको कौन करवा रहा है? नेचर, कुदरत। हम किसके स्लेव्स हैं? स्लेव्स यानी किसके गुलाम हैं? कौन हमसे स्लेव भी करवा रहा है? यहाँ पे नेचर। ठीक है, कि आपको नींद आ रही है तो सोना ही पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी का 1/3 टाइम, आधे से ज़्यादा वक्त तक सोने में बिता देते हो। वॉश एंड ड्रेस एंड अनड्रेस, यानी कि कपड़े धोने में, खुद को नहाने में, अपने कपड़े बदलने में, नए कपड़े पहनने में, धुलने में, कपड़ों में, इन सब में हमारा टाइम निकल जाता है। आधा से ज़्यादा वक्त हमारा खाने में निकल जाता है, जो हम फूड खाते हैं। ड्रिंकिंग, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। ये सब क्या है? ये सब चीज़ें नेचर हमसे करवा रही है। प्यास हमें कोई बोल नहीं रहा कि पानी पियो, हमें वी जेन्युइनली बिकम थर्स्टी, हम प्यासे हो जाते हैं, देन हमको पानी की नीड लगती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि आप फ्री बैठे बैठे भी आपको उठना पड़ेगा, पानी उठाना पड़ेगा अपने लिए। ओके, तो अगर आपको प्लेस टू प्लेस, किसी एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो अपना टांगों पे चल के आपको जाना पड़ेगा, या किसी व्हीकल में जाना पड़ेगा, या खुद ड्राइव करना पड़ेगा। ये वो चीज़ें जो नेचर आपसे कराती है। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आपको अपने बिस्तर से उठ के अपनी टांगों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यस, यहाँ पे कोई आपको उठा के नहीं ले जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको खुद ही करनी पड़ती है, और यहाँ पे हम नेचर के स्लेव्स यानी गुलाम बन जाते हैं कि यहाँ ना चाहते हुए भी हमें वो चीज़ें करनी पड़ती है। ओके, For half the day, we are slaves to necessities which we cannot shirk. Whether we are monarchs with 1,000 slaves or humble laborers with no servants with their wives, and the wives must undertake the additional heavy slavery of childbearing, if the world is still to be peopled. अब shirk का मतलब क्या होता है? To avoid something. जब आप किसी चीज़ को avoid करते हो, नज़रअंदाज करते हो। Peopled मतलब to be populated, जब दुनिया में मनुष्यों का होना और पैदा होना important होता है। ओके, तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि दिन का आधे से ज़्यादा वक्त तो हम उन ज़रूरतों की गुलाम बन के रह जाते हैं जिन चीज़ों को हम कभी अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे हमें नहाना है, हमें सोना है, हमें खाना है, तो इन ज़रूरतों को हम अवॉइड नहीं कर सकते और हम इन चीज़ों की गुलामी करते हैं। भूख लगती तो खाते हैं, प्यासे हो जाते हैं तो पानी पीते हैं, गंदे हो जाते हैं तो नहाते हैं। ओके, ऑल दीज थिंग्स। चाहे हम मुनार को, कोई बड़े राजा क्यों ना हो जिसके आसपास हज़ारों नौकर चाकर गुलाम हो, या फिर हम कोई लेबरर, यानी चाहे हम कोई राजा हो या चाहे रंक या कोई गरीब से गरीब व्यक्ति हो जिसके आसपास कोई सर्वेंट भी नहीं होता, आपको वो कुछ काम करने ही हैं जो नेचर ने सबके लिए इक्वली बनाए रखे हैं। अब राजा यानी मोनार्क के आसपास तो बहुत सारे नौकर होते हैं, लेकिन एक लेबर, एक वर्कर, लोअर क्लास इंसान के आसपास कोई सर्वेंट नहीं होता, बट उसकी वाइफ ज़रूर होती है। अब अगर हम इस वाइफ की भी बात करें तो ये घर देखती है, पूरा घर संभालती है, खाना बनाती है, बच्चों को देखती है, सब करती है। और इस वाइफ, इस लेडी के ऊपर एक एडिशनल और भारी गुलामी का बोझ है, वो जो कि है चाइल्ड बेयरिंग। इसको बच्चे पैदा करने का भगवान ने एक ऐसी क्वालिटी दे दी है कि एक ये भी एक स्लेवरी ही है। यानी अगर आपको दुनिया को या वर्ल्ड को पीपल्ड करना है, पॉपुलेट करना है दुनिया में, और मनुष्य लाने हैं, अपनी फैमिली को एक्सपेंड करना ही है, तो ये एडिशनल स्लेवरी भगवान ने किसको दे दी है? एक लेडी को, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू हैव टू डिलीवर अ चाइल्ड। तो ये भी एक स्लेवरी, एक गुलामी ही है नेचर की। ये भी एक ज़रूरत है जो शायद हम इग्नोर नहीं कर सकते। फैमिली हमें एक्सपेंड करनी ही है। ओके, तो ये कुछ नेचुरल ऐसे जॉब्स हैं जिनको कभी भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इन जॉब्स के अंदर ही कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो ये चीज़ मैं अवॉइड नहीं कर सकती बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल थिंग। लेकिन मुझे अगर वॉशरूम जाना है और बहुत दूर है, मैं कहीं मार्केट में हूँ, वॉशरूम बहुत दूर है, तो मैं एक ऑटो वाले को बोल सकती हूँ कि भैया मुझे वॉशरूम तक ड्रॉप कर दो। तो वो चीज़, पैदल चलने वाली जो चीज़ है, उस चीज़ को मैं क्या कर सकती हूँ? अवॉइड कर सकती हूँ, लेकिन वॉशरूम जाना अवॉइड नहीं कर सकती। ओके, As we must eat, we must first provide food. As we must sleep, we must have beds and bedding in houses with fireplaces and coals. As we must walk through the streets, we must have clothes to cover our nakedness.
तो यहाँ राइटर कह रहे हैं कि अगर हमें भूख लग रही है तो हमें खाना खाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास खाना होना चाहिए। अगर हमें नींद आ रही है तो उसके लिए सोना पड़ेगा, लेकिन सोने के लिए हमें बहुत अच्छे बेड्स, बिस्तर, गद्दे चाहिए हमारे घरों में। और ये बिस्तर, बेड्स कहाँ होने चाहिए? फायर प्लेस और कोयले के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसलिए लिखा गया फायर प्लेस, यानी कि वो जगह जो कोयले, भट्टी के आसपास होती है। राइटर इंग्लैंड से हैं, जो कि कोल्ड कंट्री, बहुत ठंडी जगह है, इसलिए वहाँ पे उनके घरों में पंखे, कूलर, एसी नहीं होते। वो लोग आग जलाते हैं और उनको जो भी वार्मथ होती है वो कहाँ से मिलती है? वो उनके फायर प्लेस से मिलती है, अपने बिस्तर के पास वो लगाते हैं। तो ये सब होना इंपॉर्टेंट है अगर आपको सोना है। और अगर आपको सड़क पे वॉक करने जाना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका शरीर जो नेकेड है, जिसपे वस्त्र या कपड़े नहीं है, उस पर कपड़े पहनने के लिए आपके पास कपड़े होने चाहिए। ओके, तो ये राइटर का कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें, नेचुरल चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए और इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। समहाउ कोई हमको बोलेगा नहीं, हमको खुद मेहनत करनी पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ नेचर के स्लेव्स हैं। Now, food and houses and clothes can be produced by human labor, but when they are produced, they can be stolen. अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो हमारी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब एक ह्यूमन लेबर प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि एक इंसान अपने लिए खाना बना सकता है, घर खरीद सकता है, कपड़े खरीद सकता है, कपड़े बना भी सकता है, सिल सकता है अपने लिए। लेकिन ये जो बनाई हुई है, प्रोड्यूस करी हुई चीज़ें हैं, ये कोई आपकी चुरा लेगा, ये चुरा सकता है और होता ही है ऐसा। If you like honey, you let the bees produce it by their labor and then steal it from them. If you are too lazy to get about from your place to place on your own legs, you can make a slave of a horse. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंसान इतना ज़्यादा बेरहम हो गया है कि जो चीज़ें उसको खुद करनी चाहिए वो किसी भी इंसान से करा सकता है। अगर इंसान नहीं मिल रहा है तो इंसान ने दूसरे जानवर को अपना स्लेव, अपना नौकर बना लिया है। अगर आपको हनी, शहद खाना पसंद है तो ये शहद कौन प्रोड्यूस करता है? हनी बीज यानी मधुमक्खियाँ प्रोड्यूस करती हैं अपने लेबर यानी अपनी मेहनत से। और हम इंसान क्या करते हैं? हम उनसे ये चीज़, उनका शहद चुरा लेते हैं। वो बेचारियाँ क्या करती है? फिर मेहनत करती है, फिर हनी बनाती है, फिर हम चुराते हैं, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। अगर आप बहुत आलसी हो और आपको एक जगह से दूसरी जगह अपने टांगों पे चल के नहीं जाना, तो आप क्या करोगे? आप एक घोड़े को अपना स्लेव बना लोगे, यानी कि एक टोंगा, एक घोड़ा गाड़ी बना लोगे कि चल घोड़े मैं तेरे ऊपर बैठ के चल रहा हूँ। तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, एनिमल्स तक को भी वो अपना स्लेव, अपना गुलाम बना सकता है। तो कोई भी दुनिया में इंसान, दुनिया में मतलब जानवर हो या इंसान हो, कोई फ्रीडम में नहीं है, कोई फ्री नहीं है, सब कहीं ना कहीं बिजी है। जो आप एक घोड़े के साथ और एक हनी बी के साथ करते हैं, वो आप एक इंसान के साथ, एक आदमी के साथ, एक औरत के साथ, एक बच्चे के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे खुद अपना कोई काम करने की इच्छा नहीं है, नौकरों की मुझे आदत है, तो मैं इंसानों को क्या, मैं नौकरों को क्या, जानवरों को भी नहीं छोड़ूंगी कि अब तुम भी मेरा काम करो। उनको भी किसी ना किसी अपने काम पे लगा दूंगी। और जब तक आप अपना अपर हैंड किसी दूसरे के ऊपर फोर्स से लगा लेते हो, यानी अगर आप डोमिनेट करते हो, किसी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हो फोर्स के थ्रू, फ्रॉड यानी सामने वाले को झूठ बोल के, सामने वाले को झूठे दिलासे दे के आप उनसे काम करवा रहे हो, ट्रिकरी यानी उनको ट्रिक करके, झूठ मूठ करके, बातों का गोल मोल करके किसी तरीके का, या धर्म के नाम पे, रिलीजियस ड्यूटी के नाम पे आप उनसे काम करा रहे हो कि नहीं ये हमारा धर्म है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, और आप अपना काम, अपने मतलब उनसे धर्म के नाम पर भी निकलवा रहे हो, तो ये लोग क्या कर रहे हैं बेचारे? तो ये लोग क्या अपनी जो फ्रीडम है, अपनी जो आज़ादी है, वो आपका काम करने के लिए अपनी आज़ादी को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी अपनी आज़ादी का बलिदान कर रहे हैं। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो उनके ऊपर नेचर ने या उनके ऊपर कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उनको करनी है, वो अपने आप को फ्री करने के लिए दूसरों पे थोप रहे हैं, चाहे वो इंसान हो कि जानवर हो। और कैसे थोप रहे हैं? ज़बरदस्ती उनको अपना गुलाम बना के, धर्म के नाम पर झूठ बोल के, फोर्स करके, क्योंकि वो बेचारे हमसे कमज़ोर हैं इसीलिए। तो ये गलत बात है। So beware, if you allow any person or class of persons to get the upper hand of you, he will shift all that part of his slavery to nature that can be shifted onto your shoulders, and you will find yourself working from 8 to 14 hours a day, when if you had only yourself and your family to provide for, you could do it quite comfortably in half the time or less. The object of all the honest governments should to prevent your being imposed on in this way. तो यहाँ पे बोला जा रहा है, तो beware यानी ध्यान रहिए, सावधान रहिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति या
या क्लास ऑफ पर्सन्स, को ऐसी कम्युनिटी आपके ऊपर अपना अपर हैंड डालने की कोशिश कर रही है, यानी आप पे दबाव डालने की, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, तो आप ध्यान रखिए क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति क्या करेगा आपके ऊपर, जितना भी नेचर ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम्हें ये करना है, वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर थोप देगा कि अब तुम मेरा काम करो। क्यों? क्योंकि अब तुम मेरे स्लेव हो, तुम मेरे गुलाम हो। और इससे क्या होगा, आपको अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। आप ये देखेंगे कि आप एक दिन में 8 से 14 घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अगर ये काम आप अपने खुद के लिए कर रहे हो या अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे ये काम करने के लिए, क्योंकि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, और आप आधे से कम समय में इस काम को जल्दी से कर लोगे। लेकिन जब आप एक गुलाम के तौर पे किसी और के लिए काम करते हो, तो आपको बहुत देर भी लगती है और आप अच्छे मन से नहीं करते हो, क्योंकि वो आपका काम नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको वो बंदा फ्री होने ही नहीं देगा। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट, जो खुद को बहुत ऑनेस्ट बोलती है, गवर्नमेंट, हमारे जो पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े नेता हैं, उनका ऑब्जेक्ट, उनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि आपको बचाए, कि जो दूसरे लोग, जो दूसरे रिच लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपना स्लेव, अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है कि आपके ऊपर ये सब चीज़ें होने से वो रोक लगाए या फिर आपको इन सब एक्टिविटीज़ से बचाए। लेकिन जो एक्चुअल गवर्नमेंट है, जो उस ज़माने की बात हो रही है यहाँ पे, जो उस ज़माने की जो एक्चुअल गवर्नमेंट थी, उनका ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। और यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, आई रिग्रेट टू से, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत खेद हो रहा है ये कहते हुए कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ऐसा कर ही नहीं रही है, वो अपने अच्छे सिटीजन्स को बचा ही नहीं रही है इन सब चीज़ों से, और बल्कि क्या कर रही है, बल्कि स्लेवरी को हमारे ऊपर एनफोर्स कर रही है, यानी कि हम पर, और ये जो गुलामी का काम है हम पे बल्कि और जोर डाल रही है कि करो। और नाम क्या दे रही है इस गुलामी को? फ्रीडम का। काम, हमसे काम भी करवा रहे हैं, और काम के नाम पे हमको क्या बोल रहे हैं? अरे फ्रीडम है, आप तो आज़ाद हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कैसे वो हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि आगे गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है। बट दे ऑल्सो रेगुलेट योर स्लेवरी, कीपिंग द ग्रीड ऑफ योर मास्टर्स विद इन सर्टन बाउंड्स। When chattel slavery of the Negro sort cost more than wage slavery, they abolished chattel slavery to make you free to choose between one employment or one master and another, and this they call a glorious triumph for freedom. Though for you it is merely the key of the street. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो ना ही हम पर स्लेवरी थोप रही है, बल्कि हमारी स्लेवरी को रेगुलेट भी कर रही है, यानी कम ज़्यादा, कब हमसे ज़्यादा गुलामी करानी, कब कम करानी, कब बैलेंस रखना हमारी गुलामी का, ये भी हमारी गवर्नमेंट करिए। कैसे? अब ये जो गवर्नमेंट है, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, वो क्या कर रहे हैं, जो ये लालच के जो मास्टर्स हैं, यानी जो अमीर लोग हैं, जो गरीबों को अपना स्लेव, अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, या उन्होंने जो हमेशा किया है, वो कुछ बाउंड कर देती है उनको, यानी कुछ बाउंड्री सेट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उन्होंने अपने फैक्ट्री में लेबर का वर्किंग आवर रखा है 10 आवर्स, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, नहीं नहीं, आप 10 घंटे मत काम कराओ, इतने घंटे एक लेबर से काम नहीं करा सकते, आप सिर्फ उनसे 6 घंटे काम कराओगे। तो अब क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट ने कोई हमारी स्लेवरी, कोई वर्कर का गुलामी कम नहीं कर दी, हटा नहीं दी, उन्होंने सिर्फ क्या बोला, 6 घंटे करो। तो वर्कर खुश कि चलो 10 घंटे काम नहीं करना, हमें 6 घंटे काम करना है। लेकिन मास्टर क्या कर रहा है, रिच पर्सन क्या कर रहा है, 10 घंटे का काम 6 घंटे में करा रहा है, वर्किंग बढ़ा दे रहा है, ब्रेक नहीं दे रहा उनको। तो क्या हो रहा है कि कोई स्लेवरी खत्म नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। तो गवर्नमेंट ये शो कर रही है कि हम आपको फ्री कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो रेगुलेट कर रही है, कम ज़्यादा कर रही है आपकी स्लेवरी को, आपकी गुलामी को। अब शैटल स्लेवरी क्या होता है? शैटल मतलब एनी प्रॉपर्टी ऑफ पर्सनल पोजेशन। जब आप किसी चीज़ को अपना पर्सनल पोजेशन समझ लेते हो, यानी कि ये चीज़ मेरी है, मेरा इस चीज़ पर अधिकार है, उससे हम शैटल स्लेवरी कहते हैं। तो पुराने ज़माने में जो नीग्रोज यानी जो अफ्रीकन्स थे, जिनको गोरे लोगों ने, अमेरिकन्स ने अपना स्लेव, अपना गुलाम बना के रखा था, तो अमेरिकन्स उन अफ्रीकन नीग्रोज को अपना शैटल समझते थे, यानी तुम हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे, तुम ताउम्र 24 घंटे हमारे लिए काम करते रहोगे, यहाँ तक कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, जो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे उनके बच्चे, वो सब भी हमारी पीढ़ियों तक गुलामी करेंगे, हमारे गुलामी रहेंगे। तो ये एक शैटल स्लेवरी है। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा भाई शैटल स्लेवरी में क्या हो रहा है कि मेंटेनेंस बहुत लग रहा है, कि एक व्यक्ति जो वेजेस पर है, यानी जिसको पर दिन
पर डे पर कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, वो आ रहा है कुछ घंटे अपना काम करके पैसे लेके चला जा रहा है। लेकिन जो शैटल स्लेवरी यानी 24 घंटे जिसको आपने अपना पर्सनल गुलाम बना के रखा है, उसको आपको रहने की जगह देनी पड़ रही है, खाना देना पड़ रहा है 2 वक्त का, और कपड़े देने पड़ रहे हैं, भाई नहाएगा तो उसको साबुन देना पड़ेगा, सोप, जो भी उसकी ज़रूरत है सब पूरी करनी पड़ेगी। तो देखा कि मेंटेनेंस ज़्यादा लग रही, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, अबॉलिश कर दिया, यानी हटा दिया शैटल स्लेवरी को, और नीग्रोस को क्या ऑप्शन दिया कि आप चूज करो कि आपको कौन सा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, यानी कौन सा काम चाहिए, यानी आपका सिर्फ कोई एक ही मास्टर रहेगा। और ये क्या लगा उनको, स्लेव्स को क्या लगा कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रायम्फ है, यानी विक्ट्री है, जीत की है, और अब हम फ्री हैं। लेकिन वो फ्री नहीं हुआ, वो मेयरली, वो सिर्फ एक की ऑफ द स्ट्रीट बन के रह गया, यानी कि उसके हाथ में चाबी दे दी, उसके हाथ में ऑप्शन दे दिया कि तुम सिर्फ अपना एक मास्टर चूज करो, ये 24 घंटे वाले को तुम हटाओ, तुम ताउम्र जीवन भर इनकी स्लेवरी मत करो, इनकी गुलामी मत करो। लेकिन उसने क्या किया भाई, वो गुलामी तो एक ये मास्टर को छोड़ के दूसरे मास्टर के पास गया, वो उससे क्या कराएगा, भले दिन में 10 घंटे कराएगा, पर कराएगा तो गुलामी ही ना। आप गुलाम ही हो, 24 घंटे की जगह बस 10 घंटे हो, एक मालिक की जगह बस दूसरे मालिक के पास जा रहे हो। आपको सिर्फ ऐसा पिक्चर बना के दर्शाया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू कि आप फ्री हो, लेकिन आप कोई फ्री नहीं हो। और फिर जब आप कंप्लेन करते हैं, आप अपना दुख जाया करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि भाई कि दे प्रॉमिस दैट इन फ्यूचर यू शैल गवर्न द कंट्री फॉर योरसेल्फ, जब आप गवर्नमेंट से कंप्लेन करते हो, कह रहे हमारे साथ तो गलत हो रहा है, तो फिर वो आपसे प्रॉमिस करते कह रहे फ्यूचर में आप ही को तो कंट्री को चलाना है, भाई आप तो यूथ हो, आप ही को तो कंट्री चलाना है। दे रिडीम दिस प्रॉमिस बाय गिविंग यू अ वोट एंड हैविंग अ जनरल इलेक्शन एवरी 5 years or so। रिडीम मतलब किसी चीज़ को सेव करके बचा के रखना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन लोगों से जो लोग कंप्लेन करते हैं उनको क्या करती है, एक प्रॉमिस कर देती है कि अरे हम आपको वोट दे रहे हैं ना, वोट दे रहे हैं, यानी वोट देने का राइट, वोट देने का आपको अधिकार दे रहे हैं, आप अपना नेता खुद चूज करो, और फिर देखो आपका कितना बढ़िया आप फ्री हो रहे हो। वो नेता आपके अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि उसको आप ही ने तो नेता बनाया है। तो वो झूठा वादा कर देती है कि आपको हम वोट देने का राइट दे रहे हैं, झूठा वादा कि वो देते ही हैं, लेकिन उससे कुछ एज सच फर्क नहीं पड़ता। और इसी वजह से हर 5 साल में इलेक्शन कराते हैं, जिसका कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि नेता बनने के बाद वो करते अपने ही है, हम लोग की सुनते नहीं है। यस, at the election 2 of the rich friends ask for your vote and you are free to choose which of them you will vote for despite the other, a choice which leaves you no freer than you were before, as it does not reduce the hours of labor by a single minute। अब क्या होता है, जब इलेक्शन होता है तो आपके सामने वो व्यक्ति आता है, वो पॉलिटिशियन आता है जिसने आपको बोला था, वादा किया था कि भाई आपके पास वोट का अधिकार है, उसके साथ उसके 2 और अमीर दोस्त ही खड़े होते हैं इलेक्शन में, यानी एक वो इंसान जिसने आपसे प्रॉमिस किया था और 2 और व्यक्ति, टोटल 3 लोग इलेक्शन में खड़े हैं। अब इनमें से आपको किसी एक को चूज करना है। अब इसने क्या किया था, इसने प्रॉमिस किया था, और ये दोनों कौन है, इसी के फ्रेंड्स हैं, दोस्त ही हैं, यानी अगर आप इसको वोट दोगे तो ये अपनी चलाएगा, या इन दोनों को भी वोट दोगे तो ये दोनों भी इसके दोस्त ही हैं, इसी के मुताबिक चलेंगे। यस, यानी जो भी करेगा माइंड किसका चलेगा, इसी का चलेगा। और ये दोनों फ्रेंड्स भी क्या है, रिच, यानी अमीर फ्रेंड्स है। तो ये रिच वर्ड पे ध्यान दीजिए, इसीलिए बोला गया है कि दोनों रिच हैं और ये भी रिच है। तो एक अमीर व्यक्ति के दिमाग से ही सोचेंगे, ये आपका कोई काम कम नहीं करेंगे, ये आपको अल्टीमेटली स्लेव्स ही बनाएंगे, क्योंकि इनको नौकरों की ज़रूरत पड़ेगी। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर शिफ्ट करेंगे, और आखिरी में क्या होता है, आप कोई फ्री नहीं रह जाते हो, आपका कोई जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 1 मिनट से भी कम नहीं होते हैं, क्योंकि पहले भी आप 8 घंटे काम कर रहे थे और अभी भी आप 8 घंटे ही काम कर रहे हो। But the newspapers assure you that your vote has decided the election and that this constitutes you a free citizen in a democratic country. The amazing thing about it is that you are a fool enough to believe them। अब जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो कि कौन चला रहा होता है, यही रिच लोग, यही गवर्नमेंट, ये न्यूज़पेपर्स को भी चला रही होती है, वो आपको ये दिलासा दिलाते हैं कि भाई आप ही के वोट ने ये इलेक्शन के नेताओं को इलेक्ट किया है, और फाइनली आप एक आज़ाद सिटीजन हो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और अमेजिंग चीज़ ये है कि आप बेवकूफ़ बन जाते हो और आप उनको बिलीव भी कर लेते हो, क्योंकि आप भोले होते हो। ओके, अब एक और बड़ा डिफरेंस आपको मार्क करना है नेचुरल स्लेवरी के बीच में ऑफ मैन टू नेचर ऑफ द अननेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन
टू मैन। यानी अब आपको यहाँ पर डिफरेंस बताया जाएगा कि जब एक इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की स्लेवरी यानी गुलामी करता है तो उसमें क्या डिफरेंस है जब एक इंसान नेचर की गुलामी करता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नेचर इज काइंड टू हर स्लेव्स। अब नेचर को सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे हर बोला गया है, शी बोला गया है, यानी एक मदर नेचर का नाम दिया गया है, उसको एक लेडी की प्रेफरेंस दी गई है, तो यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, ये एक लिटरेरी डिवाइस होता है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है, बोला गया कि जो नेचर है वो अपने स्लेव्स, अपने गुलामों के प्रति बहुत काइंड है, इतनी ज़्यादा क्रूर नहीं है। क्योंकि अगर नेचर आपको फोर्स कर रही है कि भाई आपको भूख लगी है तो खाना खाओ, आपको प्यास लगी तो पानी पियो, तो आप उससे क्या करते हो, आप खाना खाते हो, आप पानी पीते हो, और खा के पी के आपको पेट भरता है, आपको प्लेजेंट यानी कि बहुत अच्छा लगता है। जब आप मतलब इतना अच्छा लगता है कि आपको लगता है आप ओवर ईट कर लो, ओवर कोई चीज़ पानी पी लो, इतनी प्यास लगने लगती है। तो नेचर जो आपसे काम करवाती है उन चीज़ों को करके आपको अच्छा लगता है। अगर आपको सोना नहीं अच्छा लगता और नींद आपको आ रही है फिर भी, तो आपको क्या हो रहा है भाई, आपको नेचर फोर्स कर रही है कि सो। लेकिन जब आप सोते हो तो क्या होता है, सुबह उठने की आपकी इच्छा नहीं होती, नेचर आपसे वो चीज़ करा रही है जिसमें आपको अच्छा लगता है। अगर आप सोगे नहीं तो आप मैड हो जाओगे, आप पागल हो जाओगे, ठीक है। एंड firesides and families seem so pleasant to the young that they get married and join building societies to realize their dreams. अब firesides क्या होता है, वो जगह कमरे के पास में जहाँ पे फायर होती है, जैसे कि मैंने बताया कोल्ड कंट्रीज में होता है और आपको वार्म लगता है, अच्छा गर्म लगता है। तो जो यंग लोग होते हैं वो अपनी फैमिलीज को देख के इतना वो होते हैं, और उनकी पर्सनल बॉडी की कुछ फिजिकल नीड्स भी होती है जिस वजह से वो शादी कर लेते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इंसान को लग रहा है कि हम तो गुलामी कर रहे हैं, पहले जॉब में जा रहे हैं तो वहाँ गुलामी कर रहे हैं, फिर नेचर की भी गुलामी हो रही है, सिर्फ गुलामी कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, फिर भी शादी कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जब आप शादी करो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी, यानी समहाउ आपकी गुलामी और बढ़ेगी, समहाउ आपकी फ्रीडम जो थोड़ी बची है वो भी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी इंसान कर रहा है, फिर भी इंसान इन सब चीज़ों में पैर रख रहा है। ओके, ताकि वो अपने ड्रीम्स, अपने सपने को पूरा कर पाए, अपनी फैमिली को एक्सपैंड कर पाए, जो कि ऑब्वियसली नेचुरली देखें तो ज़रूरी भी है। Thus, instead of resenting our natural wants as slavery, we take the greatest pleasure in their satisfaction. Resenting यानी कि गुस्सा होना, किसी चीज़ के बारे में आप एंग्री फील कर रहे हो, तो इसीलिए तो यहाँ बोला जाए तो दस इंस्टेड आप जो नेचर आपसे चीज़ें करवा रही है उन चीज़ों पे आप गुस्सा नहीं हो रहे, बल्कि उन चीज़ों पे आपको प्लेजर यानी खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है, और आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो, अच्छा लग रहा है ना, येस और नो। वी राइट सेंटिमेंटल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ देम, बल्कि नेचर की अच्छी अच्छी चीज़ों पर, फॉर एग्जाम्पल अगर दो लोगों की शादी हो रही है, दिस इज़ अ नेचुरल थिंग, यस भगवान ने इन सब चीज़ों को हम सब इंसानों के लिए बनाया है, तो पता है इंसान को कि हमें फैमिली में जाके और बर्डन होना है, हमारा फ्रीडम और कम हो रहा है, पति पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ रही है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, गाने लिखते हैं, शादी बड़ी धूम धमाको ढोल बाजों से करते हैं, गाने लिखते हैं, सेंटिमेंटल गाने लिखते हैं इन सब चीज़ों पे, येस और नो, अच्छा लगता है हमें नेचर की गुलामी करना। अ ट्रैम्प कैन अर्न हिज सपर बाय सिंगिंग होम स्वीट होम। एक ट्रैम्प यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई घर नहीं होता, जिसके पास कोई नौकरी नहीं होती, वो बस एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता रहता है, वो भी पैसे कमा सकता है सड़कों पे घूम के, और अपना एक वक्त का खाना कमा सकता है होम स्वीट होम नाम के गाने से। कितनी आयरनी की बात है, घर नहीं है लेकिन होम स्वीट होम का गाना गाएगा, फिर भी कुछ कमा के खा लेगा। तो भूख लग रही है इसलिए कमा के खाएगा, यस उसको अच्छा लग रहा है समहाउ खाना खाना, इसीलिए तो वो इतनी मेहनत कर रहा है उसके लिए। तो नेचर की गुलामी करने में किसी को कोई बुराई नहीं है, कोई अपने आप को गुलाम नहीं समझ रहा है। द स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन इज द वेरी ऑपोजिट ऑफ दिस। लेकिन अगर एक आदमी दूसरे आदमी का स्लेव है, उसकी गुलामी कर रहा है, तो वो इस नेचुरल स्लेवरी से बहुत ऑपोजिट है, यानी बहुत उल्टी है। इट इज़ हेटफुल टू द बॉडी एंड टू द स्पिरिट। जब आप किसी के घर बर्तन धो रहे हो, दिन भर कपड़े धो रहे हो, खाना बना रहे हो, उनके झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हो, उनके बच्चों को संभाल रहे हो, उनकी गंदगी साफ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये चीज़ आपकी बॉडी के लिए और आपकी स्पिरिट, आपकी अंदर आत्मा तक हेटफुल है। आपको बिल्कुल ये काम करना पसंद नहीं, क्योंकि आप थक रहे हो। ओके, और ये जो मैन टू मैन स्लेवरी है, मैन जो एक दूसरे मैन की स्लेवरी कर रहा है, हमारे बड़े बड़े कवि जो पोएट्स हैं इसकी कोई तारीफ नहीं करते, ना कि इस पर कोई गाने लिखते, ना कि कोई ब्यूटीफुल पोएम्स लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो तो ये प्रोक्लेम यानी ये दावा कर रहे हैं कि
नो मैन इज गुड इनफ टू बी अनदर मैन्स मास्टर। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक आदमी दूसरे आदमी का मास्टर बन के बैठे और बेचारा वो दूसरा व्यक्ति जीवन भर उसकी गुलामी कर रहा है, तो इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। The latest of the great Jewish prophets, a gentleman named Marx, spent his life in proving that there is no extremity of a selfish cruelty at which the slavery of man to man will stop if it not be stopped by law। तो ये उस ज़माने की बात है जब जीबी शॉ कहते हैं कि अभी ग्रेट ज्यूइश यानी यहूदी धर्म के जो प्रॉफिट हैं जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, हिज पिक्चर इज ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड, उन्होंने अपनी पूरी जीवन ये प्रूव करने में लगा दिया कि एक इंसान का सेल्फिश होने में, स्वार्थी होने में कोई एक्सट्रीमिटी, कोई सीमा नहीं है। किसी भी एक इंसान का स्वार्थी होने में कोई सीमा नहीं है, वो किसी भी लेवल तक स्वार्थी सेल्फिश पर्सन और क्रूर पर्सन बन सकता है, और वो अब एक दूसरे व्यक्ति से काम करवाता ही जाएगा, उसके मन में दया नहीं आएगी, वो रुकने का नाम नहीं लेगा अनटिल एंड अनलेस जब तक लॉ, गवर्नमेंट या फिर कोई ऐसा कानून ना आ जाए उसको रोकने के लिए, वो रुकेगा ही नहीं है, वो रुकेगा ही नहीं। इंसान इतना ज़्यादा क्रूअल और सेल्फिश हो चुका है। और आप ये सब खुद ही देख सकते हैं कि कंटिन्यूअल सिविल वॉर होती रहती है जिसको हम क्लास वॉर बोलते हैं। क्लास वॉर यानी अपर क्लास एंड लोअर क्लास। अपर क्लास वाले हमेशा डोमिनेट करते हैं लोअर क्लास वालों को और उनसे काम कराते ही रहते हैं। ये हम लाइव एग्जांपल अपनी आंखों के सामने देखते ही हैं। जो स्लेव्स होते हैं वो अपने मास्टर्स के अंडर हमेशा दबे हुए रहते हैं बेचारे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप फैक्ट्री में भी देखो तो फैक्ट्री में भी दो कम्युनिटीज़ होती हैं। एक ट्रेड यूनियंस होती है जो कि किसकी होती है, वर्कर्स की अपनी क्या होती है, ट्रेड यूनियन होती है, उनका अपना संगठन होता है। और दूसरा संगठन क्या होता है, एम्प्लॉयर्स फेडरेशंस ऑन दी अदर, यानी जो एम्प्लॉयर, जो काम देने वाला मास्टर होता है, जो मालिक होता है, उनका फेडरेशन यानी उनका ग्रुप अलग होता है। तो आप हमेशा ये अपर क्लास, लोअर क्लास, एम्प्लॉयर फेडरेशन और ट्रेड यूनियन, हमेशा ये दो संगठन, दो ग्रुप आप अलग देखोगे जो हमेशा एक दूसरे से हमेशा दबा हुआ रहता है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स का यही कहना है कि वो लोग हमेशा स्लेवरी करवाना चाहते हैं लोअर क्लास के लोअर वर्ग लोगों से। सेंट थॉमस मोर, who has just been canonized, held that we shall never have a peaceful and stable society until this struggle is ended by the abolition of slavery altogether, and the compulsion of everyone to do his share of the world's work with his own hands and brains and not to attempt to put it on anyone else। अब कैनोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज सेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी रिसेंटली संत घोषित करा गया कि हाँ अब से ये संत है। तो जीबी शॉ जो हमारे राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि उस समय की लेटेस्ट बात है कि एक संत थॉमस मोर थे जो रिसेंटली जिनको सेंट यानी संत घोषित करा गया है। उन्होंने ये चीज़ बताई है कि एक इंसान कभी भी सुकून भरी और स्टेबल लाइफ नहीं जी पाएगा जब तक ये स्लेवरी का अबॉलिशन यानी इसको हटाया नहीं जाएगा। एक इंसान को तभी पीस मिलेगा, तभी वो सेटिस्फाइड होगा जब वो अपना दिया हुआ, जो उनको नेचर ने जो उनको दिया हुआ जो उनका काम है वो खुद अपने हाथ से, अपने दिमाग से करे और अपना काम जो है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर ना थोपे। तभी एक इंसान हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा, नहीं तो परेशान होता रहेगा। जितने ही नौकर मिल जाए फिर भी परेशान ही होता रहेगा वो व्यक्ति। Naturally, the master class, through its parliaments and schools and newspapers, makes the most desperate efforts to prevent us from realizing our slavery। अब जो मास्टर क्लास यानी कि जो रिच लोग होते हैं वो अपनी पार्लियामेंट यानी गवर्नमेंट के साथ मिलके हमारे दिमाग में बचपन से ही, जब हम स्कूल्स में होते हैं और जो बड़े लोग होते हैं उनके दिमाग में न्यूज़पेपर के थ्रू ये दिमाग में कीड़ा डाल देते हैं कि जो गरीब हैं वो हमारे नौकर हैं, वो हमारा काम करेंगे, वो हमारे स्लेव्स हैं, वो हमारे गुलाम हैं। बचपन से ही एक जो छोटा बच्चा, एक अमीर छोटा बच्चा जो होता है वो ये देखता है कि गरीब औरत आ रही है उसके घर में झाड़ू पोछा बर्तन करी, उसके दिमाग में वो यही देखता है, स्कूल में भी वो यही उसके माइंड में डाल दिया जाता है कि दे आर वर्कर्स। और जो बड़े लोग होते हैं वो न्यूज़पेपर में पढ़ के, इधर उधर से देख के, ऑब्जर्व करके उनके माइंड में भी ये एक सेट नोशन है कि भाई ये जो लोअर क्लास लोग होते हैं ये हमारे वर्कर्स हैं, गरीब लोग हमारे वर्कर्स हैं। और ये हमारे बचपन से हमारे दिमाग में डाल दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं हम ये स्लेवरी का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाते। ओके, हमारे सदियों पहले, सालों पहले जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमें यही सिखाया कि हम एक फ्री लैंड में, एक आज़ाद ज़मीन पे, एक आज़ाद देश में रहते हैं। और उन्होंने हमें यही सब बताया कि कैसे किंग जॉन ने साइन किया था मैग्ना कार्टा को
और कैसे उन्होंने स्पेनिश आर्माडा किंग को डिफीट किया था, हराया था, और कैसे उन्होंने किंग चार्ल्स का हेड सर धड़ से अलग कर दिया था, काट दिया था। तो इस तरीके से कैसे हमने लड़ाइयाँ जीती और कैसे हम लोग आज़ाद रहे हैं। तो उन्होंने हमें फ्रीडम का कॉन्सेप्ट ऐसे समझाया। और कैसे उन लोगों ने किंग विलियम को एक्सेप्ट करवाया बिल ऑफ राइट्स का, जो बिल कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कैसे उन्होंने अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को इशू करा। कैसे उन्होंने वाटरलू की जो लड़ाई थी, वाटरलू का जो युद्ध था, वो कैसे उन्होंने जीता। और कैसे ट्रैफलगर का उन्होंने युद्ध जीता, जो कि प्लेइंग फील्ड्स ऑफ एटन पे हुआ था। यानी कि उस एटन क्या है, यूरोप की जगह जहाँ पे ये युद्ध हुआ था ट्रैफलगर का। कैसे हम सब ने ये सारी लड़ाइयाँ, बैटल्स जीते हैं। तो हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो फोर फादर्स हैं, उन्होंने हमें यही सब कुछ समझाया है कि फ्रीडम ये होता है। और फिर बाद में हम सडनली एक किसी दिन पर देखते हैं कि जो जर्मन कंट्री है, ऑस्ट्रियन, रशियन, ऑटोमन कंट्रीज हैं, इनको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, इनको रिपब्लिक बना दिया गया है। यानी कि एक ऐसी कंट्री जिसकी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और उनका एक लीडर भी होता है जो सारी जनता को, सारे सिटीजन्स को चलाता है। तो एक जगह वो ये सिखाते हैं कि हम फ्रीडम में एक फ्री कंट्री में रहते हैं, और दूसरी जगह रिपब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं उस कंट्री को, यानी कि गवर्नमेंट बना देते हैं। अब गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक लीडर होता है, एक पीएम, एक सीएम होता है, वो सबको बस राज करता है, वो सबके ऊपर। कहीं ना कहीं हम फिर से स्लेव बन गए, फिर से गुलाम बन गए। ओके, when we grumble we are told that our miseries are our own doing because we have the vote. grumble यानी कि जब आप कंप्लेन करते हो, गुस्सा करते हो, तो जब स्लेव्स, वी मतलब यहाँ पे स्लेव्स बोल रहे हैं, जब स्लेव्स जो गुलाम होते हैं, जब वो गुस्सा करते हैं कि भाई हमारा तो हम वैसे की वैसे ही रह गए, हमारी फ्रीडम तो हमारे पास, आज़ादी तो हमारे पास आई नहीं, तो ये जो गवर्नमेंट है, ये जो अमीर लोग हैं, हमें क्या बोलते हैं कि जो तुम्हारी लाइफ में जितना भी मिजरीज, जो बुरा कुछ हो रहा है, वो सब तुम्हारी खुद की वजह से हो रहा है, तुम्हारे पास तो वोट था, तुमने गलत व्यक्ति को क्यों वोट दिया। इस तरीके से बातें बोली जाती हैं। और जब स्लेव्स बोलते हैं कि व्हाट गुड इज द वोट, यानी ये वोट किस काम का, आखिर ये किसी काम का नहीं है, तो हमें स्लेव्स को गवर्नमेंट क्या बोलती है, कैसे नहीं है, वोट करा तो तुम्हारे लिए फैक्ट्री एक्ट बनाया गया, यानी फैक्ट्री एक्ट बनाया गया जिसमें तुमको फैक्ट्री में एक वक्त का खाना दिया जाएगा, तुमको क्लीन एनवायरनमेंट दिया जाएगा, तुम्हारी सेफ्टी देखी जाएगी, तुम्हें कुछ घंटे ही काम कराया जाएगा, ये सब हुआ है तुम्हारे लिए। वेजेस बोर्ड एक्ट हुआ है, तुम्हारे बच्चों के लिए मुफ्त फ्री एजुकेशन कराया गया है। न्यू डील, कई सारी नई डील्स तुम्हारे लिए रोज आती जाती रहती हैं। एंड द डोल यानी कि बेनिफिट पेड बाय द गवर्नमेंट टू द अनएम्प्लॉयड, यानी जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, उनको भी कुछ गवर्नमेंट बेनिफिट पे करती है। तो ये सारे जो चीजें हैं उनको बोल दी जाती है कि भाई है तो सही तुम्हारे लिए सब चीजें। और एंड व्हाट कुड मोर एनी रीजनेबल मैन आस्क फॉर, और एक नॉर्मल इंसान और किन चीज़ों के लिए मांगेगा, भाई क्या और मांगेगा, तुम्हें इतना तो दे दिया गया। तो ये सब फिर बोला जाता है जब कंप्लेन करते हैं। और तो और हमें ये भी याद दिलाया जाता है कि तुम्हारे साथ और कितना अच्छा हो रहा है। देखो जो रिच है, जो अमीर लोग हैं, उनको तो टैक्स पे करना पड़ता है, इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, और पता नहीं क्या क्या पे करना पड़ता है अपनी इनकम में से। लेकिन पुअर, तुम लोगों को तो कोई, गरीब लोगों को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। लेकिन उनको ये नहीं पता, अमीरों को, गवर्नमेंट को, कि भाई अमीरों से डायरेक्ट बोला जाता है कि तुम्हें टैक्स पे करो, लेकिन गरीब लोग क्या करते हैं, जो बेचारे वेज कमा के आते हैं उसमें से थोड़ा बहुत खाना खरीदते हैं, और जिस जगह रेंट पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं, उस जगह का रेंट दे देते हैं। तो उनसे डायरेक्टली तो उनसे टैक्स नहीं लिया गया, लेकिन रेंट के थ्रू, घर के किराए के थ्रू उनसे टैक्स ले लिया गया। उसमें तो इनकम टैक्स इंक्लूडेड रहता है रेंट में। तो ये सब चीज़ें उनको कोई याद नहीं दिलाता, बता दिया जाता है कि तुमसे तो हम टैक्स भी नहीं ले रहे, अमीरों से देखो हम टैक्स भी ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको टैक्स गवर्नमेंट सबसे ले रही है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है। Whenever famous writers protest against this imposture, the Voltaire, Rousseau, okay, तो जो अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े फेमस लेखक हैं, कभी भी जब वो इस इम्पोस्टर के प्रति विद्रोह करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, इम्पोस्टर यानी कि एक्शंस ऑफ फ्रॉड एंड रिच क्लास हियर, यानी कि जब भी राइटर, बड़े बड़े लेखक बोलना चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट, जो बड़े अमीर लोग हैं, मास्टर क्लास के जो रिच लोग हैं, वो गलत कर रहे हैं ये स्लेवरी करके, यानी कि ये जो गुलामी करवा रहे हैं, उनकी आज़ादी छीन रहे हैं गरीब लोगों की, वो ये सब गलत कर रहे हैं,
तो बड़े बड़े जो राइटर्स हैं जैसे वोल्टेयर ने, रूसो ने और टॉम प्लेन ने 18वीं सदी में बोला इस बात के खिलाफ, और कॉबेट ने, शेली ने, कार्ल मार्क्स ने, लैजेल ने बोला इस चीज़ के बारे में 19th सेंचुरी में। लेनिन, ट्रॉट्स्की ने, ये दो बड़े लेखक थे, इन्होंने 20th सेंचुरी 20वीं सदी में इन सब चीज़ों के अगेंस्ट बोलने की, आवाज़ उठाने की कोशिश करी। तो इन लोगों को, तो हम लोगों को क्या बता दिया जाता है, अरे ये लोग तो पागल हैं, ये लोग तो बेकार है। हमें सिखा दिया जाता है कि अरे ये सारे लोग, ये अपने आप को महान राइटर बोलते हैं, कोई राइटर नहीं है, ये एथिस्ट्स हैं, यानी ये नास्तिक है, ये तो भगवान में विश्वास रखते ही नहीं, गॉड में, ये तो लिबर्टाइन्स हैं, यानी ये तो इधर उधर औरतों पे मुंह मारते रहते हैं, ये कोई अच्छे लोग नहीं है। इनके, हमें ये सिखा दिया जाता है कि अरे इनका तो कैरेक्टर ही खराब था, ये तो मर्डरर्स थे, इन्होंने तो खून खराबे किए, ये स्काउंड्रल्स हैं, इनको गाली बकवाना सिखाते कि गाली बको, और बताते तो क्रिमिनल, यानी तो ये तो बहुत ही जुर्म करने वाले लोग थे। इन बड़े बड़े राइटर्स की बुक्स को बेचना या खरीदना क्रिमिनल है, यानी क्राइम है, यानी कि जुर्म है, अगर किसी ने भी किया तो उनको जेल में बंद कर देंगे। तो हमें तो ये सिखा दिया जाता है, बल्कि इन लोगों ने तो कहीं ना कहीं सही चीज़ पे आवाज़ उठाने की 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी में कोशिश करी थी। If their disciples make a revolution, England immediately makes war on them and lends money to other powers to join her in forcing the revolutionists restore the slave order. अब ये जितने भी बड़े बड़े महान लेखक थे, इनके जो डिसाइपल्स हैं, यानी आज भी जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको मानते हैं, अगर ये रेवोल्यूशन यानी विद्रोह करने की कोशिश करते हैं कि आप क्यों ये गलत सब बातें हमारे महान राइटर्स के बारे में बोल रहे हैं जो इतनी सदियों से चले आ रहे हैं, गलत बात क्यों करे, तो इंग्लैंड क्या करता है, इमीडिएटली उन लोगों के खिलाफ वॉर यानी युद्ध छेड़ देता है। यहाँ तक कि जो दूसरी पावरफुल कंट्रीज हैं उनको भी पैसे देता है कि तुम लोग भी हमारे साथ ज्वाइन करो और इनके खिलाफ वॉर करो, ताकि जो इनका रेवोल्यूशनिस्ट है यानी जो ये विद्रोही हैं, ये अपना स्लेव ऑर्डर रिस्टोर कर दें, यानी कि ये अपनी बात से पीछे हो जाएं कि स्लेवरी खत्म ना हो। यानी समहाउ इंग्लैंड ये करवा देती थी कि भाई स्लेवरी खत्म ना हो, लोग गुलामी करते रहें समहाउ, ओके, नहीं तो रिच लोगों को सब चीज खुद अपने हाथ से करनी पड़ेगी। यस, when this combination was successful at Waterloo, the victory was advertised as another triumph for British freedom, and the British made slaves, instead of going into mourning like Lord Byron, believed it all and cheered enthusiastically. अब ये जो कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन था। पहला कॉम्बिनेशन किनके बीच में था, गवर्नमेंट प्लस रिच लोग, रिच पीपल, पहला ग्रुप तो ये है, वर्सेस किसके खिलाफ, स्लेव्स प्लस रेवोल्यूशनिस्ट। तो ये जो कॉम्बिनेशन था कि गवर्नमेंट और रिच पीपल, अमीर लोग एक साथ जुड़ गए, और किसके खिलाफ थे वो लोग, स्लेव्स और रेवोल्यूशनिस्ट्स, यानी स्लेव्स यानी गुलाम और रेवोल्यूशनिस्ट यानी वो फॉलोअर्स, उन लोगों के फॉलोअर्स जो महान राइटर्स के फॉलोअर्स थे और वो चाहते थे कि स्लेवरी हट जाए। तो ये जो कॉम्बिनेशन था ये सक्सेसफुल रहा वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू की लड़ाई में। यस, और इसमें क्या एडवर्टाइज करा गया, इसमें क्या प्रचार करा गया लड़ाई युद्ध खत्म होने के बाद। ये जो वाटरलू की लड़ाई थी ये 23 ईयर्स चली थी, और इस लड़ाई के बाद क्या प्रचार किया गया, क्या एडवर्टीजमेंट दिखाया गया कि अरे वाह ब्रिटिश फ्रीडम हो गया, यानी इंग्लैंड फ्री हो गया, इंग्लैंड अब आज़ाद हो गया। और समहाउ इंग्लैंड आज़ाद नहीं होता, इंग्लैंड का सिर्फ देश आज़ाद हुआ था, कहीं ना कहीं अंदर के जो लोग थे वो अभी भी आज़ाद नहीं हो पाए थे, वो स्लेवरी के शिकार थे, गुलामी के शिकार थे। और यहाँ तक कि जो स्लेव्स थे, एक्चुअली जो स्लेव्स थे उनको ये दर्शाया गया कि अरे भाई इंग्लैंड तो आज़ाद हो गया, तो उन्होंने तो खुशी मनाई, एंथुसियास्टिकली चीयर हुए, खुशी मनाई, और मॉर्निंग नहीं की यानी दुख नहीं मनाया, क्योंकि वो बेचारे बेवकूफ़ हैं, उन बेचारों को समझ ही नहीं आया कि देश आज़ाद हुआ लेकिन हम अभी भी स्लेव्स हैं, हम अभी भी अपने ही लोगों के गुलाम हैं, गुलामी करनी पड़ेगी देश आज़ाद होने के बाद भी। और जो लॉर्ड बायरन थे यानी उस ज़माने के फेमस पोएट, कवि, ये इन्होंने तो मॉर्निंग करी थी, यानी इंग्लैंड के आज़ाद होने के बाद भी इन्होंने शोक मनाया था, गम मनाया था कि भाई देश आज़ाद हुआ है पर अभी भी यहाँ के लोग आज़ाद नहीं हुए। इनको देखकर भी जो वहाँ के लेबर्स थे, वर्कर्स, जो स्लेव्स थे, गुलाम थे, उन्होंने इनको देखकर भी दुख नहीं मनाया, बल्कि वो तो बेवकूफ़ थे और वो खुशी मना रहे थे।
और ये भी बताया जा रहा है व्हेन द रेवोल्यूशन विंस, अगर मान लो जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब रेवोल्यूशन जीतता है, यानी जब स्लेव्स या रेवोल्यूशनिस्ट जीत जाते थे अपनी बात को लेके, जैसे कि रशिया में हुआ था ईयर 1922 में, तो उस वक्त फाइटिंग रुक गई, जो लड़ाई थी, जो युद्ध था वो रुक गए, बट द अब्यूज, द कैलमनीज, द लाइज कंटिन्यू अंटिल द रेवोल्यूशनाइज्ड स्टेट ग्रोज इनटू अ फर्स्ट रेट मिलिट्री पावर। तो ये बोला जा रहा है कि जब रेवोल्यूशन जीत जाता है, जैसे रशिया में ईयर 1922 में, तो लड़ाई तो रुक गई, लेकिन ये जो रिच क्लास थे, ये जो गवर्नमेंट थे, ये जो मास्टर क्लास के लोग थे, वो इनके खिलाफ कंटिन्यूसली अब्यूज कर रहे थे, इनको गाली बक रहे थे, कैलमनीज कर रहे थे, यानी इनके खिलाफ गलत झूठे फॉल्स स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ताकि इनकी रेपुटेशन पूरी डैमेज हो जाए दुनिया के सामने। कंटिन्यूसली इनको बुरा भला कह रहे थे पब्लिकली, और सिर्फ तब तक बोला इन्होंने जब तक ये लोग जो स्लेव्स और रेवोल्यूशनिस्ट थे ये फर्स्ट रेट किसी मिलिट्री पावर में आ गए, ये लोग लाइफ में धीरे धीरे ग्रो करे और फर्स्ट रेट मिलिट्री बन गई इनकी, तो तब जाके इन गवर्नमेंट और इन रिच पीपल ने इनके खिलाफ बुरा भरा बोलना बंद किया। क्यों? क्योंकि अब तो ये पावर में आ गए, क्योंकि अब इनके हाथ में पावर है, तो अब क्या करेंगे, अब ये लोग अपना मुंह पे मुखौटा पहनेंगे। ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग इन लोग के खिलाफ इन लोग के सामने अब चापलूसी करेंगे, इनकी जी हजूरी करेंगे, डिनर पे बुलाएंगे, इनको खाने पे बुलाएंगे, इनके हाथ में इनको नमस्ते हेलो कर देंगे, जो पहले पब्लिकली इनको गाली दे रहे थे अब खुद डिनर पे इनवाइट करेंगे इनको, इस तरीके के होते हैं। देन आर डिप्लोमैट्स आफ्टर हैविंग फॉर years denounced the revolutionary leaders as the most abominable villains and tyrants have to do a right turn and invite them to dinner। जब ये लोग पावर में आ जाएंगे बड़े बड़े स्लेव्स और रेवोल्यूशनिस्ट, तो क्या होगा, जो हमारे डिप्लोमेटिस्ट्स हैं, यानी कि जो हमारे मास्टर क्लास रिच लोग हैं, जिन्होंने सालों तक इन लोगों को डिनाउंस किया, यानी पब्लिकली इनके बारे में इतना बुरा भला बोला, इनकी इतनी बेइज्जती करी, वो क्या करेंगे, वो और इतना बुरा भला बोलते थे और बोलते थे कि ये तो विलेंस हैं, ये तो टायरेंट्स हैं, यानी कि ये तो बहुत क्रूर किंग हैं, ये लोग खराब लोग हैं। वो क्या करेंगे, फटाफट से अब राइट टर्न लेंगे, यानी अब फटाफट से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे और क्या करेंगे, इनको बुरा भला बोलने की जगह इनको डिनर पे इनवाइट करेंगे, क्योंकि अब इनके हाथ में कहीं ना कहीं पावर आ गई है। तो इस तरीके से जो रिच क्लास है, मास्टर क्लास है, जो गवर्नमेंट थी उस ज़माने की, उन लोगों ने स्लेवरी को कंटिन्यू रखा, दुनिया को सिर्फ ये दर्शाया कि हम आज़ाद हैं, लेकिन देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी जो लोग थे वो आज़ाद नहीं हुए थे। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर आई कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 भी आएगा, आप उसको देखना मत भूलिएगा। ऑल्सो मैग्नेट ब्रेन्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन रखा है, तो आप प्लीज़ आइए, हमें सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द फर्दर वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।